So we are talking about the analysis of a wave equation. We took 4 equations, right? Equation number 1, equation number 2, 3 and 4. How they are different? So इनका amplitude, frequency, wavelength, wave velocity, direction of wave, they all are same. So the only difference is they have different initial phase. शुरू में जो स्टार्ट लिया था ना वो सब अलग अलग था. Now how to check all these things? So by putting t equals to 0 हमें वेव इक्वेशन वेव का शेप मिलेगा. ठीक है. और फिर दूसरा एक वर्क किया था हम लोगों ने बाय पुटिंग x इक्वल टू 0. तो जब हम x इक्वल टू 0 रखते हैं इसका मतलब हम क्या कर रहे हैं, एक पर्टिकुलर पार्टिकल के मोशन को केवल ऑब्जर्व कर रहे हैं, ना कि हम पूरे वेव को देख रहे हैं. वेव का मतलब होगा कि सारे पार्टिकल को देखना. सो राइट नाउ व्हेन आई पुट x इक्वल टू 0 इट मीन्स आई एम फोकसिंग ऑन x इक्वल टू 0 पार्टिकल ओनली, एंड दिस पार्टिकल इज मूविंग अप एंड डाउन. व्हाट इज द रूल फॉर दैट पार्टिकल टू मूव एंड अप एंड डाउन? That is given by this equation y equals to a sin minus of omega t. ठीक है. Now अगर माइनस साइन थीटा है तो वो ग्राफ पहले नीचे जाएगा फिर ऊपर आएगा. ठीक है. अगर माइनस साइन थीटा का ग्राफ पहले नीचे जाता है फिर ऊपर आता है. सो नीचे वाला जो ग्राफ है ये हो गया टाइम वर्सेस एम्पलीट्यूड का ग्राफ. ठीक है. ऊपर वाला जो ग्राफ है वो है पोजीशन वर्सेस एम्पलीट्यूड का ग्राफ. तो ये t इक्वल्स टू 0 के लिए ग्राफ है. ठीक है. और दूसरा t इक्वल्स टू x इक्वल्स टू 0 के लिए ग्राफ है. ठीक है. सो इन नटसेल इफ आई से कि व्हाट वी आर इंटेंडिंग टू सी व्हेन आई पुट t इक्वल्स टू 0, सो बेसिकली वी आर ट्राइंग टू सी द शेप एंड हाउ द वेव शेप वाज एट t इक्वल्स टू 0. क्या वेव का शेप चेंज हो जाता है टाइम के साथ? आंसर इज नो. ओनली वेव शिफ्ट फ्रॉम वन पोजीशन टू अनदर पोजीशन, बट शेप रिमेन सेम. व्हेन आई पुट t x इक्वल्स टू 0, व्हाट वी ट्राई टू सी ऑन अ पर्टिकुलर पार्टिकल हाउ इट इज मूविंग. तो इससे हमें y वर्सेस t का इक्वेशन मिलता है, ऊपर वाले में y वर्सेस x का इक्वेशन मिलता है. ठीक है. सो ये दो एनालिसिस है जो आपको बिल्कुल ध्यान रखना है एंड यू नीड टू कनेक्ट इट. नेक्स्ट इसी में हम लोग आगे बढ़े तो फेज ऑफ टू पार्टिकल्स, फेज डिफरेंस ऑफ एनी टू पार्टिकल्स इन द वेव मीडियम. फेज डिफरेंस बिटवीन टू पार्टिकल्स ऑफ मीडियम. मीडियम में बहुत सारे पार्टिकल्स हैं, तो जब कोई दो पार्टिकल के ऊपर हम फोकस करेंगे तो उनका फेज क्या होता है उसके ऊपर हम डिस्कशन कर रहे हैं. फेज डिफरेंस कैसे लिखना है. दिस इज सेम एज व्हाट वी हैव डिस्कस्ड ऑलरेडी इन SHN. तो एक बार फटाफट मैं रिव्यू करूं व्हाट डू वी मीन बाय फेज डिफरेंस. तो अगर दो पार्टिकल सेम एम्पलीट्यूड सेम फ्रीक्वेंसी का सेम होना जरूरी है. ठीक है. अगर ये ऑक्सीलेट कर रहा है और t इक्वल्स टू 0 पे एक पार्टिकल मुझे a/2 पे दिखता है और दूसरा पार्टिकल मुझे √3/2 पे दिखता है. ठीक है. a पे जो पार्टिकल है, a/2 पे जो पार्टिकल है वो राइट साइड जाता हुआ दिख रहा है मुझे, और √3/2 पे जो पार्टिकल है वो लेफ्ट साइड आता हुआ दिख रहा है मुझे. ये t इक्वल्स टू 0 का सिचुएशन मैंने शो किया. देन व्हाट इज द फेज डिफरेंस बिटवीन देम. दोनों के बीच में एंगुलर डिफरेंस कितना है. इसके लिए आप एक सर्किल ड्रॉ करेंगे इस तरह से. हम यहाँ पे O पॉइंट पे स्टार्ट लेते हैं और क्लॉकवाइज डायरेक्शन में हमें सेंस लेना होता है. फिर दोनों पोजीशन को मार्क करना है हमें. सो a/2 के लिए दो पोजीशन मुझे दिखेगा, एक ऊपर दिखेगा और एक नीचे भी दिखेगा. तो बताओ P और Q में से कौन सा पोजीशन लेना चाहिए मुझे a/2 के लिए, पार्टिकल फर्स्ट के लिए? P लेना है. ठीक है. क्योंकि वो राइट साइड जाता हुआ दिख रहा है मुझे. वैसे ही √3/2 पे
दो पोजीशन मिलेगा, एक ऊपर और एक नीचे, लेकिन तुम्हें नीचे वाला पोजीशन लेना है क्योंकि वो टुवर्ड्स द ओरिजिन जा रहा है इसके वजह से। ठीक है, टेंजेंशियल डायरेक्शन में दिखाना होता है, तो मैंने प्रोजेक्टेड पार्ट केवल दिखाया है। उसके बाद सर्किल के सेंटर से इन दोनों पोजीशन को आप कनेक्ट करो विद द हेल्प ऑफ दिस एरो। ठीक है, विद द हेल्प ऑफ 1/2 एंड 1/√3 हम लोग साफ साफ लिख सकते हैं कि ये एंगल 30 डिग्री है और ये एंगल 45 डिग्री है। सो व्हाट इज दिस एंगल? इज इट 105? सो दोनों के बीच में फेज डिफरेंस कितना है? दोनों पार्टिकल के बीच में फेज डिफरेंस है 105 का। इज इट दिस फेज डिफरेंस चेंजिंग विद टाइम? बोथ आर मूविंग विद सेम एंगुलर वेलोसिटी ओमेगा, तो क्या ये दोनों के बीच का एंगल चेंज हो रहा है या कांस्टेंट रहेगा हमेशा? दिस विल रिमेन कांस्टेंट। इसलिए जो शुरू में फेज दिख गया वही हमेशा बाकी सारे टाइम के लिए कांस्टेंट रहेगा, जब तक दोनों का फ्रीक्वेंसी सेम है, एंगुलर वेलोसिटी सेम है। अगर ओमेगा 1 ओमेगा 2 अलग हो गया तो उस केस में फेज भी चेंज करने लगता है। एंड सो फार वी हैव बीन कंसिडरिंग सेम फ्रीक्वेंसी, सेम एंगुलर वेलोसिटी, मतलब सेम फेज डिफरेंस हमेशा मेंटेन रहेगा। सो दिस इज व्हाट वी कॉल फेज डिफरेंस फॉर द टू पार्टिकल्स। तो वेव में जब आएंगे ना, तो वेव में भी दोनों पार्टिकल का आप सर्कुलर में ही जा करके देखेंगे। तो यहाँ पे अपन लोग ट्रिक लिख लेते हैं कि करना क्या है। ट्रिक ये है कि थिंक ऑफ टू पार्टिकल्स एट इन सर्किल, टू पार्टिकल्स इन वन सर्किल। पार्टिकल अलग अलग होगा, कहीं का कहीं होगा, लेकिन आपको एक ही सर्किल में दोनों पार्टिकल को सोच करके आगे बढ़ना है। सो लेट्स से इफ आई टेक दिस वेव, इफ दिस इज अ वेव, और कुछ पॉइंट्स को मैं मार्क कर रहा हूं, जैसे ए दिख रहा है मुझे, ठीक है, एंड इट इज ट्रैवलिंग इन दिस डायरेक्शन। तो ए बताओ किधर जा रहा है, ऊपर जा रहा है नीचे जा रहा है? ए किधर जा रहा है, ऊपर या नीचे जा रहा है? ए इज गोइंग अप। ठीक है, नाउ सपोज करो पहले हम लेते हैं ए और डी। सो व्हाट इज द फेज डिफरेंस बिटवीन ए एंड डी? What is the phase difference between A and D? Is it 2 pi? 360 डिग्री का फेज डिफरेंस है क्या? देखो बी, ए एंड डी बोथ आर गोइंग अप, राइट? और इसलिए ए और डी जो है ना, वो हमेशा एक साथ ऊपर जाएगा, रुकेगा, और एक साथ नीचे आएगा। अप एंड डाउन मोशन जो है ए और बी का, ए और डी का एक साथ होगा। ठीक है, सो इफ आई ट्राई टू सी दिस ऑन अ सर्कल, छोटा छोटा सर्कल बना के सोचेंगे। कन्वेंशन हमेशा याद रखिए, इतना सारा सर्किल के फॉर्मेट में बता चुका हूं कि आपको ये सब चीज़ बिल्कुल याद हो जाना चाहिए। अब इसमें कोई डाउट रहना ही नहीं चाहिए। ये रहा माइनस ए से ए, ठीक है, तो ए क्योंकि मीन पोजीशन पे है और वो प्लस ए, ऊपर प्लस ए, यहाँ पे भी बना लो। अपर एक्सट्रीम प्लस ए है, लोअर एक्सट्रीम माइनस ए है। तो इस सर्कुलर फिगर में अगर मैं बात करूं तो वो प्लस ए के तरफ जा रहा है तुम्हारा पार्टिकल ए, ठीक है, और वो मीन पोजीशन पे है। तो क्या यही ओरिजिन पे ही है क्या, वो ओ पे ही है क्या? इट इज द पोजीशन ऑफ ए, पार्टिकल ए, ठीक है। उसके बाद बता सकते हो कि डी किधर है इसी फिगर में। तो आपको पता है कि यहां से यहां तक 90 डिग्री, फिर यहां से यहां तक 90 डिग्री, फिर ये 90, मतलब ये वापस डी घूम करके ए पे ही आ रहा है क्या इस सर्किल में?
तो ऐसे ऐसे बात करते हैं। ए के बाद बी के ऊपर पहले बात कर लेते हैं, उसके बाद डी पे आएंगे। पहले बी पे। तो ए से अगर मैं देखूं तो बी कहाँ पे है? माइनस ए पे दिख रहा है, निगेटिव एक्सट्रीम पे है ना, नीचे है। तो माइनस ए पे बी है। इस फिगर में माइनस ए किधर है? तो यहाँ है। सो दिस इज द पोजिशन ऑफ बी एट दिस इंस्टेंट। तो अभी मैं पूछूं कि ए और बी में कौन मतलब दोनों के बीच में एंगुलर डिफरेंस कितना है, तो आप बोलोगे कि दिस इज 90 डिग्री। ठीक है। ए का फेज बताइए कितना है? फेज होता है हमेशा स्टार्ट से। हाउ मच इज द फेज ऑफ ए, सॉरी बी? 270 270 डिग्री। ठीक है, 270 डिग्री। एंड हाउ मच इज द फेज ऑफ ए? तो ए आगे आगे चल रहा है बी से। जो सेंस हम लेते हैं, ये जो सेंस लेते हैं, इसमें अगर मैं देखूं तो मैं कह सकता हूं कि ए आगे चल रहा है बी से। तो ए जो है ना वो 360 डिग्री पे है और बी 270 डिग्री पे है। दोनों का एंगल 90 डिग्री आ जाएगा। ठीक है। उसी तरह से डी को अगर देखें तो एक चक्कर लगाने के बाद, क्योंकि डी और ए एक ही जगह पे नहीं है, तो डी 180 360 डिग्री एडवांस हो चुका है। ठीक है, कंपेयरिंग टू ए। ठीक है। तो डी और ए दोनों एक ही जगह पे है, तो इनके बीच में फेज डिफरेंस या तो आप 0 बोलेंगे या तो आप 360 बोलेंगे। ठीक है ना। और 360 और 0 दोनों का मतलब होगा ए एंड डी बोथ आर इन द सेम फेज, इन सेम फेज। तो मल्टीपल ऑफ 2 पाई अगर है ये वाला फॉर्मेट 2n पाई, तो इसका मतलब होगा कि ये सेम फेज में होगा। ठीक है। अगला कौन सा पॉइंट है जो इसके साथ सेम फेज में है? तो यहां पे देखो, एफ पॉइंट। एफ पॉइंट इज इन सेम फेज विथ डी एंड ए। ठीक है। ये जो पॉइंट एफ जी, जी पॉइंट एंड डी पॉइंट, डी और जी के बीच में फेज डिफरेंस कितने का है? जी इज गोइंग डाउन। हाउ मच इज द फेज डिफरेंस बिटवीन बी एंड जी, डी एंड जी? 180 डिग्री। ठीक है ना। तो आप इसे अपने फिगर में देख सकते हो और उसके हिसाब से लिख सकते हो। अच्छा, ये भी समझ में आता है क्योंकि साइन का फंक्शन सबको पता है। तो एक कंप्लीट वेवलेंथ का मतलब 2 पाई होता है, उसके बाद फिर 2 पाई और एंड ऑन। तो सर्किल में तो बार बार वैल्यू रिपीट हो रहा होगा। ठीक है। तो एक्चुअली में अगर मुझे देखना हो कि असल में कितना एंगल का एडवांसमेंट हो रहा है, तो उसके लिए तुम्हें मतलब जैसे देखो, कोई एक पार्टिकल जो है ना उसका फेज है, सपोज करो 400 डिग्री। ठीक है, तो ये शुरू से लिखा है मैंने। दूसरा पार्टिकल का जो फेज है ना वो सपोज करो 100 डिग्री है। तो व्हाट इज द फेज डिफरेंस बिटवीन देम? आंसर होगा कि 300 का फेज डिफरेंस है उनके बीच में। ठीक है। तो जो फेज लिखा जाता है वो बिल्कुल शुरू से लिखा जाता है और उसके बेसिस पे फिर हम फेज डिफरेंस लिखते हैं। ओके। अब देखो, फेज डिफरेंस जो आता है ना वो क्यों आ रहा है? तो वो डिफरेंट पोजीशन होने के वजह से आ रहा है। ठीक है। तो ए पॉइंट इसका लेंगे हम लोग। फेज डिफरेंस बिटवीन टू पार्टिकल्स at same time. Phase difference between two particles separated by some distance at same time. एक ही टाइम पे दो पार्टिकल के बीच में कुछ सेपरेशन होगा, तो उनके बीच का फेज डिफरेंस कैसे लिखोगे? तो फेज डिफरेंस को डेल्टा से रिप्रेजेंट करते हैं और फॉर्मूला हो जाएगा k इंटू डेल्टा एक्स, वे डेल्टा एक्स जो होता है वो पोजीशन का डिफरेंस होता है। ठीक है। और मॉड में लिखेंगे इसको। वी आर नॉट इंटरेस्टेड इन साइन, वी आर ओनली इंटरेस्टेड इन द मैग्नीट्यूड।
तो x2 माइनस x1 या x1 माइनस x2 इस तरह से। दिस इज ऑल्सो कॉल्ड पाथ डिफरेंस। डेल्टा x को हम लोग पाथ डिफरेंस भी बोलते हैं। तो पाथ डिफरेंस के वजह से फेज डिफरेंस आता है। ठीक है, कैसे है, कैसे आया, तो वो देखो, ये किसी भी इंस्टेंट पे जो भी वेव इक्वेशन बनाते हैं वो बेसिकली एक फोटो होता है, वो एक पिक्चर होता है, तो वो किसी एक टाइम पे लिया हुआ आता है। ठीक है, इसमें कोई दो पार्टिकल ले लो, तो सपोज करो मैंने पार्टिकल लिया 1 यहाँ पे, तो स्टार्ट से उस पार्टिकल का जो लोकेशन है उसे हम x1 से डिनोट करेंगे। उसके बाद एक और पार्टिकल ले लो 2। ठीक है, तो उस पार्टिकल का लोकेशन ये रहा x2। x1 and x2 are the address of the particles 1 and 2 respectively. Now पार्टिकल 1 कुछ ऊपर है, सो इसका y है, वैसे ही पार्टिकल 2 में y2 है। सो y1 का इक्वेशन क्या हो जाएगा, इज इट a साइन ओमेगा टी माइनस के एक्स वन। बताइए, आप के एक्स माइनस ओमेगा टी भी लिख सकते हो, तो ये मैंने बता रखा है कि कोई एक इक्वेशन लेकर के आप चल सकते हैं। सो मैंने लिखा ए साइन ओमेगा टी माइनस के एक्स वन फॉर पार्टिकल 1। वैसे ही सेकेंड पार्टिकल के लिए क्या लिखने वाले हो, y2 इक्वल्स टू ए साइन ओमेगा टी माइनस x2। कैसे पहचानेंगे कि हम x2 के पार्टिकल 2 के बारे में बात कर रहे हैं, बाय पुटिंग x2, राइट। नाउ दिस इज कॉल्ड फेज ऑफ द पार्टिकल। सो ये है φ1 और ये है φ2। व्हाट डू यू मीन बाय फेज डिफरेंस, द एंगुलर डिफरेंस। सो दोनों के एंगल का डिफरेंस लेना है, ठीक है ना। सो फेज डिफरेंस डेल्टा इक्वल्स टू φ2 माइनस φ1 मॉड, यही है डेफिनेशन। ठीक है, दोनों को माइनस करो तो क्या ओमेगा टी कैंसिल हो रहा है, तो क्या k इंटू x2 माइनस x1 करके आ रहा है इसमें। ठीक है, और इसका मतलब k इंटू डेल्टा एक्स मॉड। सो ये क्लियर हो चुका है क्या। फेज डिफरेंस एक ही टाइम पे दो अलग अलग पार्टिकल के लिए, तो फॉर्मूला होगा k इंटू डेल्टा एक्स। ठीक है, सेकेंड, बी पॉइंट, फेज डिफरेंस ऑफ ए पार्टिकल, एक ही पार्टिकल का फेज डिफरेंस लेना है, ऑफ ए पार्टिकल बिटवीन टू डिफरेंट टाइम, बिटवीन टू डिफरेंट टाइम। इस बारी क्या हो रहा है, हम एक ही पार्टिकल पे फोकस कर रहे हैं, लेकिन वो पार्टिकल वाई एक्सिस पे चल रहा है, तो अलग अलग टाइम पे अलग अलग वाई हो जाएगा। ठीक है, सो ये अगर एक कर्व है, ये एक वेव है, और ये मैंने t1 टाइम पे बनाया है। ठीक है, एंड सपोज करो यहाँ पे पार्टिकल ले लेते हैं, और ये पार्टिकल जा किधर रहा है, ऊपर जा रहा है, यहाँ पे 1 ले लेते हैं। ठीक है, 1 इज हियर, तो इसका यहाँ पे कुछ y1 है, और ओरिजिन से इसका डिस्टेंस को आप x बोलेंगे। ठीक है, पार्टिकल 1 का जो फॉर्मूला यहाँ पे आएगा वो होता है डेल्टा इक्वल्स टू ओमेगा इंटू डेल्टा टी। एक ऊपर फॉर्मूला लिखा है k इंटू डेल्टा एक्स, और एक यहाँ पे फॉर्मूला लिख रहे हैं ओमेगा इंटू डेल्टा टी। तो यहाँ पे टाइम डिफरेंस की वजह से आ रहा है, ऊपर में पोजीशन डिफरेंस की वजह से आ रहा था। ठीक है, अब जरा देखो यहाँ पे कि यही पार्टिकल थोड़ी देर बाद अपना पोजीशन चेंज कर चुका होगा, y1 से इसका पोजीशन चेंज हो चुका होगा। सो इफ आई ड्रॉ द डायग्राम लाइक दिस, तो ये न्यू पोजीशन हो गया क्या वेव का, बताइए, t2 टाइम पे। और इस समय जो पार्टिकल है ना, वो 1 पार्टिकल यहां आ चुका है पोजीशन 2 पे, ऊपर जा रहा था ये।
तो अभी जो मीन पोजीशन से इसका पोजीशन होगा उसे हम y2 से डिनोट कर दें. सो कैन यू टेल मी नाउ व्हाट इज द इक्वेशन y1? एंड मैं चाहता हूं कि आप लोग बोलो मुझे, हाउ शुड आई राइट y1 इक्वल्स टू एंड देन y2 इक्वल्स टू. कम ऑन, बोलिए. a sin kx minus omega t. वेरी गुड. ए साइन, यहाँ पे के एक्स बोल दिया तो ये भी चलेगा. अगर आप ओमेगा टी वन माइनस के एक्स बोलते तो भी चलता, लेकिन क्योंकि अब तुमने ये वेव ले लिया है तो के एक्स पहले ही रखना दूसरे वाले में भी. ठीक है, ऐसा नहीं करेंगे कि यहाँ ओमेगा टू पहले लिख देंगे, ऐसा लिख देंगे, ऐसा नहीं करना है आपको. जो पहला वेव लिया है उसी वेव को फिर से लिखेंगे, तो इट विल बी के एक्स माइनस ओमेगा टी टू. ठीक है, तो दो अलग अलग टाइम पे सेम पार्टिकल एक्स के लिए ये दो अलग पोजीशंस हो गया. ये रहा तुम्हारा फाइव वन और ये रहा तुम्हारा फाइव टू. फेज ऑफ पार्टिकल पोजीशन वन एंड पोजीशन टू. सो फेज डिफरेंस इज गिवन एज फाइव टू माइनस फाइव वन मॉड. तो दोनों को माइनस करने पे के एक्स टर्म कैंसिल हो रहा है, ओमेगा रह जाएगा एंड टी टू माइनस टी वन रह जाएगा. एंड दिस इज योर ओमेगा इंटू डेल्टा टी. ठीक है, सो टाइम डिफरेंस की वजह से जो फेज डिफरेंस आ रहा है उसको मैंने यहाँ पे मेंशन कर दिया है. ठीक है, अब समझोगे यहाँ पे कि टाइम डिफरेंस से जो फेज डिफरेंस आ रहा है वो वाई एक्सिस पे आ रहा है, और उतने ही देर में ये इफेक्ट जो है ना वो एक्स एक्सिस पे भी जा रहा है. तो अगर हम ये लिखते हैं तो कुछ कंक्लूजन निकल रहा है क्या? मैंने दोनों को इक्वेट कर दिया. ठीक है, तो याद रखना कि ये एक्स एक्सिस पे डिस्प्लेसमेंट को लेकर के लिखा गया है और ये वाई एक्सिस पे डिस्प्लेसमेंट को लेकर के लिखा गया है. तो आप मानते हो ना कि जितने देर के लिए पार्टिकल ऊपर जा रहा था उतने देर में वेव भी तो एक्स एक्सिस पे ट्रैवल कर रहा था. तो पार्टिकल y1 से y2 पे आया, उतने देर में आ, जो वेव है ना वो x1 से हॉरिजेंटली x2 ट्रैवल कर गया. तो वेव का वेलोसिटी अगर v है और टाइम लग रहा है डेल्टा टी, तो क्या x2 माइनस एक्स वन इक्वल्स टू वी इंटू डेल्टा टी लिख सकते हैं? तो ये चीज़ मैं यहाँ से वापस बताता हूँ, समझो. यहाँ पे जरा इसे कनेक्ट करो. डेल्टा एक्स इक्वल्स टू ओमेगा अपॉन के इंटू डेल्टा टी. आई वॉन्ट टू नो व्हाट इज दिस ओमेगा बाई के इक्वल्स टू क्या होता है. वेव को लेकर के ओमेगा बाई के क्या होता है? इट इज Velocity. द वेव वेलोसिटी v होता है. तो ये हो गया v इंटू डेल्टा टी. अब स्पीड इंटू टाइम इक्वल्स टू डिस्प्लेसमेंट. समझ में आ रहा है? तो यहां पे क्या किया मैंने कि जितने टाइम के लिए वाई एक्सिस पे चला उतने ही टाइम के लिए अगर मैं एक्स एक्सिस पे सोचूं तो इफेक्ट जो है वो x1 से x2 पे चला जाएगा एंड देयर फॉर वी कैन कनेक्ट देम. तो ये दोनों एक ही चीज को रिप्रेजेंट कर रहा है. फैक्टर बस एक टाइम का है और एक पोजीशन का है. ठीक है, सो एवरीवन गो थ्रू गो थ्रू दीज टू पॉइंट्स ए एंड बी. बस ऊपर वाला दोनों लाइन को एक बार फिर से आप पढ़ लीजिए और आप फॉर्मूले को अपने दिमाग में बिठा लीजिए. रिकॉर्डिंग चालू है ना? या and on the basis of what we have discussed just now, solve this question.
So see the question. ट्रैवलिंग वेव है, 40 सेंटीमीटर पर सेकेंड की स्पीड से चल रहा है, ठीक है, और प्लस यहाँ पे शो कर रखा है, इसका मतलब कि जो वेव है वो इस डायरेक्शन में राइट साइड मूव कर रहा है। आपको क्विकली देखना है कि ये जो ग्राफ है वो क्या दे रखा है, एक्स वर्सेस वाई दे रखा है, इसका मतलब कोई पर्टिकुलर पॉइंट ऑफ टाइम पे ये ग्राफ है, ठीक है, जो स्नैप लिया है ग्राफ वेव का वो है। इसमें एक पॉइंट पी को ये खास करके हाईलाइट कर रखा है। कैन यू टेल मी इन विच डायरेक्शन पी इज मूविंग, अप और डाउन? पी किधर जा रहा है, ऊपर या नीचे? क्विकली। डाउन। इट्स गोइंग डाउन। क्वेश्चन नंबर 1 कह रहा है कि व्हाट इज द फ्रीक्वेंसी ऑफ वेव, एफ निकालना है। एफ आएगा ओमेगा से। ओमेगा कैसे आएगा, तो के इंटू वी से आएगा, और के कैसे पता लगेगा, तो के पता लगेगा 2 पाई बाय लैम्डा से। लैम्डा ग्राफ से मिल रहा है। बताइए ग्राफ देख करके लैम्डा कितना है, वेवलेंथ? फोर सेंटीमीटर। वेरी गुड, ठीक है ना। जो गिवन इंफॉर्मेशन है उसे देखोगे तो 2.5 दे रखा है एंड 6.5 दे रखा है, तो इनके बीच में जो गैप आ रहा है दिस इज कमिंग एज लैम्डा इक्वल्स टू 4 सेंटीमीटर, ठीक है, ओके। तो हम फ्रीक्वेंसी अब लिख सकते हैं। एक और मेरे पास फॉर्मूला है ना, लैम्डा इक्वल्स टू वी टी, तो v अपॉन एफ, सो एफ इक्वल्स टू v अपॉन लैम्डा। तो क्यों ना मैं यही फॉर्मूला यूज कर लूं, इससे भी आ जाएगा, ठीक है, लेकिन उसमें 2 पाई आ जाएगा तो कैंसिल करना पड़ेगा। सो दिस इज 40 सेंटीमीटर पर सेकेंड, एंड हाउ मच लैम्डा यू गॉट, इट इज 4 सेंटीमीटर। सो इज इट कमिंग 10 पर सेकेंड और 10 हर्ट्ज? सो द आंसर इज फोर्थ वन, है ना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 2, फेज डिफरेंस बिटवीन द 2 पॉइंट्स separated by 2.5 centimeter apart. Which formula of phase difference comes in your mind? We have two formula of phase difference, k into delta x और ओमेगा into delta t। कौन सा वाला फॉर्मूला यूज करें? k डेल्टा x। तो इसमें डेल्टा x ही तो 2.5 दे रखा है ना, सो 2 पाई बाय लैम्डा, लैम्डा का मतलब 4 सेंटीमीटर है, इंटू डेल्टा एक्स के जगह पे 2.5 सेंटीमीटर, ठीक है। सॉल्व कर लो, कितना आया, सो ये पॉइंट हटेगा, नीचे 10 आएगा, सो ऊपर 5 और नीचे 2, 2 2 कैंसिल हो रहा है, 5 पाई बाई 4 आ रहा है क्या? क्वेश्चन आंसर नंबर 2 हो गया इसमें, 5 पाई बाई 4। क्वेश्चन नंबर 3 देखिए, क्या क्वेश्चन नंबर 3 बना लिया तुमने? तिलक राज, बना रहा हूं। या अंकुर, क्वेश्चन नंबर 3 कैसे करेंगे? व्हाट इज आवर अप्रोच, मीन्स फॉर्मूला वगैरह। सो हाउ लॉन्ग मीन्स टाइम तुमसे पूछा जा रहा है, ठीक है ना। हाउ लॉन्ग इट टेक फॉर द फेज एट गिवन पोजिशन, गिवन पोजिशन मतलब x को फिक्स कर दिया गया है, टू चेंज बाई 60 डिग्री, तो एक ही जगह पे 60 डिग्री का फेज चेंज हो जाए, इसके लिए टाइम कितना लगेगा ये क्वेश्चन है। तो क्या आप ये फॉर्मूला यूज करेंगे, डेल्टा इक्वल्स टू ओमेगा इंटू डेल्टा टी, और डेल्टा तुम्हें दे रखा है, हमें चाहिए पाई बाई 3, है ना, 60 डिग्री का चेंज चाहिए। ओमेगा होता है 2 पाई एफ इंटू डेल्टा टी, ये डेल्टा टी निकालना है, तो पाई पाई कैंसिल हो रहा है,
हाउ मच इज डेल्टा टी कमिंग, बताइए. इज इट कमिंग 1/60? Yes. So the answer is again 2 in this option also. Last one, question number 4. P पार्टिकल कितने वेलोसिटी से किधर जा रहा है? तो P पार्टिकल अपने मीन पोजीशन पे है. सो व्हाट इज द फॉर्मूला? Vp इक्वल्स टू, इज इट a ओमेगा? मीन पोजीशन पे मैक्सिमम वेलोसिटी होता है पार्टिकल में, सो इट विल बी a ओमेगा. ठीक है. ऑप्शन 1 एंड 3 तो सीधा सीधा कट कर दोगे कि ये तो होना नहीं है. क्यों नहीं होना है? क्योंकि हमने चेक किया कि वो पार्टिकल नीचे आ रहा है ना, तो डाउनवर्ड होगा. सो इसका 2 या 4 में से कोई एक आंसर होना है. ठीक है. बाकी कैलकुलेशन करके चेक कर लो कि 2 आ रहा है क्या. कैन वी आंसर इट क्विकली नाउ? 2 और 4? आप लोग मेंटल कैलकुलेशन करना सीखो. एम्पलीट्यूड कितना है? 2 सेंटीमीटर है. ओमेगा क्या हो जाएगा? 2 पाई एफ हो जाएगा. एफ कितना है? तो 10 है. तो 2 पाई एफ का मतलब 20 पाई. 20 पाई इंटू 2, ए के जगह पे 2, 40 पाई. 40 पाई में पाई के जगह पे 3.14 रखने का है. तो 3.14 इंटू 40, या सिंपली 4 और 3 को मल्टीप्लाई करोगे, 12 आ रहा है ना. सो यू गॉट कि आंसर 2 आएगा इसका. बाकी आप करके चेक कर लेना. ठीक है. 2 मीटर पर सेकेंड डाउन. लेकिन मतलब थोड़ा आंसर करते समय बिल्कुल केयरफुल रहेंगे. थोड़ा और सिक्योर होकर के आप लिख करके सॉल्व करके आंसर करो. बट ट्राई टू डेवलप अ हैबिट कि कम से कम लिख करके हम क्विकली रिजल्ट पे पहुंचे. ठीक है. लिखने में बहुत टाइम वेस्ट होता है एग्जामिनेशन के टाइम में. ठीक है. इन नॉर्मल डेज जब आप घर पे वर्क कर रहे हो तब तो आप लिख लिख करके करो. ठीक है. बट अगर आपको अपना क्वेश्चन क्वांटिटी बढ़ाना है, अगर आपको लगता है कि मैं 1 घंटे में 10 ही क्वेश्चन सॉल्व कर पाता हूं, सो ट्राई टू डेवलप अ हैबिट ऑफ जस्ट ऑब्जर्विंग द क्वेश्चन एंड थिंकिंग. दिमाग में सोचने का थोड़ा सा कैपेसिटी को डेवलप कीजिए. ठीक है. और हमेशा क्वेश्चन पढ़ने के बाद एक चीज तुम्हारे दिमाग में पहले आना चाहिए कि क्या मुझे उस क्वेश्चन का डायरेक्शन मिल रहा है क्या. ये जो मैंने ऊपर बनाया ये है फ्लो. इसी को कहते हैं ना डायरेक्शन. कि करना क्या है वो समझ में आया क्या मुझे. अगर आपको ये समझ में आ जाता है कि ये करना है, ठीक है, तो ट्राई टू डू अ क्विक कैलकुलेशन ऑफ दैट एंड चेक आउट योर आंसर. इन केस आपको लगता है आपका आंसर नहीं मिल रहा है, देन यू गिव मोर टाइम ऑन दिस. और जो क्वेश्चन पढ़ने के बाद तुम्हें लगता है कि इसमें डायरेक्शन नहीं दिख रहा है मुझे, देन गो एंड डू द रिसर्च ऑन दैट क्वेश्चन. उस क्वेश्चन में टाइम दो. हर वो क्वेश्चन जिसमें आपको लगता है कि डायरेक्शन नहीं दिख रहा है, उस क्वेश्चन में ही तुम्हें टाइम देना है. जो क्वेश्चन बन जा रहा है उसमें तुम्हें टाइम नहीं देना है, सीधा सीधा निकलना है. तो टाइम किस क्वेश्चन में नहीं देना है उसे डिसाइड करने के लिए तुम्हें यह सोचना है कि क्या उसे करने का डायरेक्शन मुझे दिख रहा है क्या करना है वो समझ में आया क्या. अगर नहीं समझ में आ रहा है तब तो आप उसको और अच्छे से पढ़ो, समझो, रुको, देखो. So this is one way of improving more question in less time. So with this example, हम लोगों ने ये वाला पार्ट को कंप्लीट किया है. एक दो और क्वेश्चन देखते हैं इसमें. फेज से रिलेटेड हो ऐसा जरूरी नहीं है, लेकिन एक जनरल क्वेश्चन यहाँ पे है तो देखो. गो थ्रू द क्वेश्चन. दो ही क्वेश्चन इसमें.
10 एंड 11 दो ही क्वेश्चन है इसमें। टू स्नैपशॉट्स का मतलब दो अलग अलग टाइम पे, ठीक है। द मीडियम पार्टिकल supporting a plane progressive wave traveling along positive x-axis corresponding to the time 0.02 second and 0.08 second respectively shown by the curve 1 and 2। 1 का टाइम दे रखा है, 2 का टाइम दे रखा है। Achieving the interval between the two snapshots is less than the time period, ठीक है। Find the velocity of the wave and the frequency of the wave। Find the velocity of the wave and frequency of the wave। तो क्योंकि ये एक ही फिगर है, दो अलग अलग टाइम पे है, तो y और x का ग्राफ है, तो इससे तो वेवलेंथ मिल जाएगा ना मुझे। वेवलेंथ मिल रहा है मुझे, बताओ। ये रहा 8, क्या दिया है, यूनिट क्या दिया है नहीं पता है, सो सिंपली 8 लेकर के चलते हैं। इज इट लैम्डा इक्वल्स टू 8? यस सर। ओके ओके, अब जरा इफेक्ट को देखो, तो जो इफेक्ट यहां पे था, ठीक है, अब वो इफेक्ट थोड़ी देर बाद यहां पे पहुंच चुका है, मतलब 3 पे आ चुका है। पीक के बारे में मैं बात कर रहा हूं, तो जो पीक x इक्वल्स टू 0 पे था, अभी वो ब्लू कलर पे देखो तो वो x इक्वल्स टू 3 पे आ चुका है, ठीक है। हाउ मच इज द टाइम गैप बिटवीन देम? तो दोनों के बीच में टाइम गैप है, इन दोनों टाइम का डिफरेंस। सो डेल्टा टी कितना है यहाँ पे बताइए? 0.006 सेकेंड है क्या? यस सर। राइट। सो वेव वेलोसिटी निकाल सकते हैं क्या? क्योंकि वेवलेंथ मुझे पता है और टाइम भी पता है मुझे, तो वेव वेलोसिटी इक्वल्स टू लैम्डा अपॉन टाइम हो जाना चाहिए। ओके सॉरी, नॉट लैम्डा, मुझे ये डिस्प्लेसमेंट चाहिए, लैम्डा नहीं चाहिए। लैम्डा तो एक अलग चीज हो गया। इस टाइम में 0.006 सेकेंड में 3 मीटर चला, ये मीटर लेना पड़ेगा एक्स एक्सिस पे, ठीक है, क्योंकि यहां तो दिख रहा है मुझे मीटर पर सेकेंड यूनिट दिख रहा है, तो मीटर लेना पड़ेगा, ठीक है। तो लैम्डा नहीं होगा यहाँ पे, डेल्टा एक्स अपॉन डेल्टा टी, ऐसे डिस्टेंस अपॉन टाइम टेकन इक्वल्स टू वेलोसिटी। तो डिस्टेंस चला है 3 मीटर इन टाइम 0.006 सेकेंड। सो कितना आ जा रहा है ये? 500 आ रहा है क्या? 3000/6 मीटर पर सेकेंड, कोई ऑप्शन नहीं है, तो क्या गड़बड़ किया? इसमें पहला वेव और दूसरा वेव कौन है? एक ग्रे वेव है और एक ब्लू वेव है, तो ब्लू वेव बाद के टाइम का है ना? सर ब्लू पे वहाँ 1 लिखा है। ब्लू के वहां पे 1 लिखा है और 2 के यहाँ पे, ओके। ये क्या लिख रहा है? करस्पॉन्डिंग टू द इंस्टेंट दिस एंड दिस रेस्पेक्टिवली एज सोन बाय द कर्व, ओके। तो ये 1 है जो कि 0.002 सेकेंड पे था, और उसके बाद वेव 2 दिख रहा है मुझे 0.008 सेकेंड पे। इसका मतलब कि वेव जो है वो लेफ्ट साइड में चल रहा है, क्या ये बात सही है? ब्लू वाले वेव को लेफ्ट साइड शिफ्ट करोगे तभी वो ग्रे पे आके सुपर इम्पोज करेगा।
So wave is going in negative x-axis. That is okay. तो डिस्प्लेसमेंट तो दिख रहा है हॉरिजेंटल. अच्छा, ब्लू वेव को फर्स्ट ले लूँ और सेकेंड वेव को राइट साइड ले लूँ मैं. तो फिर जब ब्लू वाला यहाँ आ जाएगा तो इस पीक और इस पीक के बीच में कितना गैप आ रहा है? ये गैप आ रहा है 5 का, है ना? तो 5 बाई 0.006 से क्या आ जाएगा? 5000 अपॉन 6. ओके, सो दिस इज द आंसर. हाँ, सो इट इज गोइंग ऑन द पॉजिटिव एक्स एक्सिस. कुछ क्वेश्चन में लिखा था. ओके ओके, राइट, आई मिस दिस पॉइंट. देखो, पॉजिटिव एक्स एक्सिस पे मूव कर रहा है ना, तो इसका मतलब ब्लू को 1 लेना था और ग्रे वाले को 2 लेना है, जो बाद में बना है. तो ग्रे जो है वो 0.008 सेकेंड पे था. तो अगर मैं समझूं कि ये कैसे हुआ, तो मैं क्या हमेशा बताता हूँ कि आप वेव को एक वायर के जैसा ले लीजिएगा और उस वायर को खींच करके पॉजिटिव एक्स एक्सिस पे शिफ्ट करना है ना? सो पॉजिटिव एक्स एक्सिस पे शिफ्ट करना है. तो ये ब्लू वायर को जब हम पॉजिटिव एक्स एक्सिस पे शिफ्ट करेंगे तो ये जो पीक है 3 पे, वो पीक आ जाएगा 8 पे. ठीक है, एंड इन दैट केस ये जो शेप होगा ना, ऐसा दिखेगा. देखो, ये जो रेड कलर से मैं बना रहा हूँ वो ब्लू के करस्पॉन्डिंग बना रहा हूँ, जो शिफ्ट करने के बाद आएगा ग्रे वाले के ऊपर. So how much is the displacement of any effect? So it is of 5 meter. In how much time? 0.006 second. और यहाँ से तुम्हें वेव वेलोसिटी अब मिलेगा. ठीक है, नेक्स्ट. क्योंकि पहला वेव तुम्हारा, अच्छा, फ्रीक्वेंसी कितना है, तो फ्रीक्वेंसी कैसे निकलता है? वेव वेलोसिटी पता लग चुका है, लैम्डा मुझे पता है, तो सॉल्व हो जाएगा क्या? फ्रीक्वेंसी इक्वल्स टू क्या होता है? v अपॉन लैम्डा होता है. सो दिस इज 5000 अपॉन 6 इंटू 8. ठीक है, यही होगा इसका फ्रीक्वेंसी. तो देख लो, जो भी सॉल्व होकर के आए. 2500 यहाँ पे 3, 25 इंटू 25 डिवाइडेड बाई 4. सो 625 डिवाइडेड बाई 12. तो अप्रॉक्सीमेटली कितना आ जाएगा? ये 52 आ रहा है. ठीक है, अप्रॉक्सीमेटली इट इज कमिंग 52, राइट? सो समझ में आ रहा है कि किस तरह से हम लोगों ने वर्कआउट किया है. अच्छा, एक और चीज करते हैं हम लोग इसमें. x इक्वल टू 0 वाले पार्टिकल को चेक करो. तो देखिए, जो x इक्वल टू 0 पे पार्टिकल है ना, वो शुरू में यहां पे है 1 पे, और ये कब 0. x इक्वल टू 0 वाले पार्टिकल को ऑब्जर्व कर रहे हैं और वो इस लेवल पे है 0.002 सेकेंड पे. ठीक है, कैन यू टेल मी ये किस डायरेक्शन में जा रहा है? यहां से नीचे जा रहा है या ऊपर जा रहा है? यस, ये जो ब्लू डॉट है यहां से नीचे जा रहा है या ऊपर जा रहा है?
यूज द इंफॉर्मेशन दैट कि राइट साइड ये वेव चल रहा है, क्विकली। नीचे जा रहा है। सो डू यू अंडरस्टैंड दैट कि ये पार्टिकल पहले नीचे टच करेगा, फिर ऊपर मूव करके आएगा, और अभी वो यहां पे है, 1 पे है। कब? 0.008 सेकेंड के बाद। ठीक है, तो y एक्सिस पे x इक्वल्स टू 0 पार्टिकल का तुमने मूवमेंट को ऑब्जर्व किया है, राइट? कोई तुमसे पूछ दे कि कितना फेज चेंज आया है x इक्वल्स टू 0 में, समझ रहे हो? कितना फेज चेंज आया है x इक्वल्स टू 0 में, तो आप सर्किल में जाएंगे और ये दोनों पोजीशन को लोकेट करके उसके बीच में एंगुलर डिफरेंस निकाल देंगे। ठीक है, मैं करके दिखाता हूं। ये बनाओगे सर्किल बाय माय कन्वेंशनल स्टाइल। निगेटिव साइड पे है ये 1, जो है निगेटिव साइड पे है और निगेटिव एक्सट्रीम को टच भी कर रहा है। ठीक है, इसका मतलब ये रहा वो पोजीशन 1। डू यू एग्री विथ मी? क्योंकि ऐसे जा रहा है तभी वो निगेटिव साइड को पहले टच करेगा, -a को। ठीक है, उसके बाद वो पहुंच गया +a पे, मतलब यहां। कलर चेंज। सो इनिशियली वो 1 पे है और ये रहा पोजीशन 2। और देखो कैसे इसका पाथ है। पहले ये निगेटिव -a को टच किया, ये वाला पोर्शन नीचे जो आया, उसके बाद ये ऊपर जा करके +a पे पहुंच गया। वो ये सीधा ऊपर की ओर जो पाथ लिया है वो इंडिकेट कर रहा है। सो कैन आई लोकेट द एंगल एडवांस्ड? इज दिस एंगल, दिस वन इज द एंगल जो ये चला है। तो नोइंग द डेटा आई कैन फाइंड इट आउट, है ना, पता कर सकते हैं। तो ये थोड़ा हम लोगों ने अलग से एक डीप एनालिसिस किसी भी एक पार्टिकल का किया। x इक्वल्स टू 0 कन्वीनियंट होता है डेटा वाइज, इसलिए हम लोगों ने x इक्वल्स टू 0 के ऊपर सॉल्विंग किया। तो फेज मैंने यहां पे कंप्लीट किया है। ठीक है, रेस्ट इज द मैटर ऑफ प्रैक्टिस। ये आप जितना बनाओगे आपको उतना क्लैरिटी मिलेगा। चलो आगे हम लोग मूव करते हैं नेक्स्ट कंसेप्ट के ऊपर, एंड द कंसेप्ट इज वेव वेलोसिटी। ओके, तुम लोग को मैंने वो दिखाया नहीं, एक एनिमेशन है बहुत अच्छा सा इंटरनेट पे। ठीक है, 1 सेकेंड, उसे देख करके हम थोड़ा बहुत समझ लेते हैं कि वेव में एक्चुअली क्या हो रहा होता है। वन सेकेंड। हाँ, yeah, you can note down this website also for other simulations, जिससे कि हमें काफी विजुअलाइजेशन मिल जाता है। 1 सेकेंड ला रहा हूं। सो यू कैन सी दिस स्ट्रिंग। ठीक है ना, उसमें जो पार्टिकल्स है वो रेड एंड ग्रीन डॉट से दे रखा है। अभी दोनों तरफ इस स्ट्रिंग को फिक्स कर रखा है। नीचे नीचे कुछ पैरामीटर दे रखा है, जैसे डैम्पिंग दे रखा है, टेंशन दे रखा है। ठीक है, अभी मैं डैम्पिंग को 0 कर रहा हूँ। डैम्पिंग का मतलब होता है कि जो वेव जनरेट करेंगे ना आप, वो धीरे धीरे खत्म हो जाएगा, आगे चल करके डिस्ट्रॉय कर जाएगा। अगर नॉन डैम्पिंग कर रहे हैं इसका मतलब कि वो हमेशा के लिए रह जाएगा। ठीक है, दोनों इन फिक्स्ड है। सो आई एम गिविंग 1 पल्स टू इट। सो दिस इज द वेव मूविंग ऑन द स्ट्रिंग। स्लो मोशन कर लें इसको थोड़ा। सो नाउ यू कैन सी दिस,
रिस्टार्ट करते हैं, एक पल्स। नाउ यू सी द मोशन ऑफ द वेव। पहला इफेक्ट किधर दिया था? तो पहला इफेक्ट हम लोगों ने ऊपर की ओर दिया था। देखो ये ऊपर जा रहा है, अब नीचे आ रहा है। नाउ दिस इज हाउ द वेव इज सेट अप ऑन द स्ट्रिंग, राइट। अब आप क्या ऑब्जर्व करेंगे, गौर करना कि जब ये राइट एक्सट्रीम से लौटेगा ना, तो जो ऊपर जा रहा है वो नीचे हो गया। देखो अभी नीचे हुआ क्या, फिर लेफ्ट एक्सट्रीम पे भी जा रहा है तो फिर ऊपर हो गया। अभी ये नीचे होकर के लौटेगा, ठीक है। अभी नीचे जा रहा है, ये ऊपर होकर के लौटेगा। सो व्हाट इज द कंक्लूजन हियर कि फिक्स्ड एंड से वेव उल्टा होकर के लौटता है। वैष्णव, रिपीट माय वर्ड्स व्हाट आई हैव सेड। वैष्णव, फिक्स्ड एंड से वेव उल्टा होकर के लौटता है। क्यों होता है उसके ऊपर जब मैं इस पॉइंट पे आऊंगा तो डिस्कस करूंगा, ठीक है। अगर ये फ्री एंड हो जाए तो ऊपर से जिधर से जाएगा उधर से ही लौटेगा। सो देखो इस तरह से हम लूज इंड बनाते हैं, फ्री इंड बनाते हैं। एक रिंग दे दिया, ध्यान देना ऊपर है वेव, अभी ये लौटा, ऊपर ही रह गया क्या? नीचे से जा रहा है वेव, फ्री इंड रॉड के तरफ लौटेगा तो नीचे से ही लौट रहा है, लेकिन फिक्स इंड से ऊपर हो जाएगा। सो कंक्लूजन ये निकल करके आया कि फ्री इंड से वेव जिधर रहता है उधर ही से लौट करके आता है। वेव अपना फेज चेंज 180 डिग्री का नहीं करता है फ्री इंड पे, ठीक है। नाउ वन मोर ऑब्जर्वेशन कि जो एम्पलीट्यूड तुम्हें दिख रहा है ना इस वेव का, रिंग के ऊपर ध्यान देना तो वो एम्पलीट्यूड से ज्यादा ऊपर जा रहा है। सो ध्यान देना अभी जो एम्पलीट्यूड है रिंग उससे ज्यादा नीचे गया, दिखा क्या? यस सर। फिर से आप ऑब्जर्व करेंगे अभी वेव ऊपर से पहुंच रहा है रिंग के पास, रिंग ज्यादा ऊपर जाएगा, ठीक है। और वो कितना होता है तो 2a होता है, रिंग का डिस्प्लेसमेंट 2a होता है अगर वेव का एम्पलीट्यूड a है तो, ठीक है। और बिल्कुल बिल्कुल ये सब लॉजिकली हम लोग डिस्कस करेंगे कि क्यों ऐसा हो रहा है। अनदर ऑब्जर्वेशन, अगर आप स्ट्रिंग का टेंशन को चेंज करेंगे, देखो यहाँ पे टेंशन ये तो स्लो मोशन में दे रखा था, मैंने नॉर्मल मोड में कर दिया। तो नीचे एक सेक्शन दिख रहा है तुम्हें टेंशन का, लो हाई करके। मैंने अगर स्पीड टेंशन को लो किया ना तो वेव स्पीड स्लो हो गया, ऐसा दिख रहा है तुम्हें, ठीक है। टेंशन को बढ़ाने पे स्पीड बढ़ जाएगा, ये स्पीड बढ़ गया, और बढ़ा रहा हूं, हाई पे ले गया, तो टेंशन जितना ज्यादा वेव वेलोसिटी उतना ही ज्यादा आएगा, ठीक है। वापस टेंशन को कम कर रहे हैं तो स्पीड भी कम हो जा रहा है, ओके। इसमें एक और चीज हम लोग डिस्कस करेंगे और वो होगा स्टैंडिंग वेव। तो स्टैंडिंग वेव सेटअप करना थोड़ा मुश्किल है, बट आई एम ट्राइंग देन। एग्जैक्टली कुछ पोर्शन में मुझे स्टैंडिंग वेव दिख रहा है, ओके। ये स्टॉप करना होगा मुझे, ठीक है। देखो अभी तक में जो वेव जा रहा था ना वो ट्रैवल करता हुआ जा रहा था, ठीक है। अब थोड़ा पीछे वाले लेफ्ट हैंड राइट हैंड साइड से जरा देखना, ध्यान देना कि कैसा आ रहा है। क्या इस मोमेंट पे तुम्हें जो ग्रीन डॉट्स है, राइट हैंड साइड से देखना, ठीक है, जो ग्रीन डॉट्स है वो एग्जैक्टली रेस्ट में दिख रहा है क्या? दिख रहा है? यस सर। या सो दिस इज व्हाट द स्टैंडिंग वेव इज। अभी वाले केस में ना तुम्हें बिल्कुल भी मूवमेंट नहीं दिख रहा है, केवल पार्टिकल अप एंड डाउन हो रहा है। मैं फिर से इसको रिपीट कर रहा हूं, ठीक है। शुरू में जब तक रिटर्न नहीं हुआ था ना
तब तक इसमें ट्रैवलिंग वेव था, लेकिन जैसे ही दूसरे एंड से रिटर्न हो रहा है उस समय क्या होगा? देखो अभी क्या कर रहा है, ये ट्रैवल कर रहा है, ठीक है, एक तरफ से जनरेट हो रहा है, दूसरे तरफ इस वेव पास ऑन हो रहा है। जब रिटर्न होगा ना, अब यहां से रिफ्लेक्शन शुरू हो चुका है, राइट एंड को देखिएगा, वहां से रिफ्लेक्शन शुरू हो चुका है। तो रिफ्लेक्शन का मतलब क्या होता है? वापस लौटना वेव का, और दूसरा इधर से कंटिन्यूअस जनरेट कर रहे हैं, तो दो वेव अब आपस में इंटरफेयर करना शुरू कर रहा है वहां पे, एंड सी द रिजल्टेंट। ठीक है, व्हाट यू सी इज कि ये जो पोर्शन है तुम्हारा राइट एंड पे, जो छोटे एम्पलीट्यूड के साथ अभी दिख रहा है, उसमें कुछ पॉइंट्स बिल्कुल नहीं मूव कर रहा है, और कुछ पॉइंट्स जो है उनके बीच में वो मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट शो कर रहा है। सी दिस वन। थोड़ी देर बाद फिर से एक स्टैंडिंग वेव दिखेगा आपको, रिटर्न होने दो इसे, अब दिखना शुरू हुआ। ठीक है, तो यहां पे जो इस तरह का जो मूवमेंट हो रहा है ना, इसे हम कहते हैं स्टैंडिंग वेव। जो वेव ट्रैवल करता हुआ ना दिखे, पार्टिकल केवल मूव करता हुआ दिखेगा उसमें, उसे हम कहते हैं स्टैंडिंग वेव। ठीक है, आई एम ट्राइंग टू डू इट बाय मैनुअली, क्योंकि उसमें बार बार पॉज करना पड़ रहा है मुझे। सो अप टू सर्टेन एक्सटेंट मतलब नहीं हो पाया, लेकिन फिर भी क्या आप ऐसा देख रहे हो कि पूरा का पूरा स्ट्रिंग जो है ना, वो कुछ सेक्शंस में डिवाइड हो गया है, उसमें कुछ पार्ट ऊपर कुछ पार्ट नीचे, बस ऐसा ही दिख रहा है। अप एंड डाउन मूवमेंट दिख रहा है, इसमें ट्रैवलिंग मूवमेंट नहीं दिख रहा है। इज इट? सो दिस इज नॉट योर परफेक्ट स्टैंडिंग वेव, बट दिस इज अ सॉर्ट ऑफ स्टैंडिंग वेव जो मैं यहाँ पे कोशिश किया क्रिएट करने का। ठीक है, सो स्टैंडिंग वेव क्या होता है, क्यों जनरेट हुआ, इन सब के ऊपर हम लोग मैथमेटिकल एनालिसिस करेंगे। तो ये कुछ विजुअलाइजेशन था जिससे हमारा अंडरस्टैंडिंग और बढ़ेगा। इस सारे केसेस में आप देख रहे हो कि जो भी पार्टिकल स्ट्रिंग का है वो केवल वाई एक्सिस पे चल रहा है ना। जैसे कोई भी एक ग्रीन डॉट को फोकस करो, यू विल फाइंड इट मूविंग ऑन वाई एक्सिस ओनली। ट्रू? नाउ कम बैक। wave velocity depends on, यहाँ पे एक मैं आपको एग्जाम्पल पहले दे देते हैं, उसके बाद से दिस इज अ हाइड्रोजन गैस, और हाइड्रोजन गैस के मॉलिक्यूल्स हैं। ठीक है, साउंड के ऊपर बात कर रहा हूँ, साउंड इज ऑल्सो अ वेव, और यहाँ पे एक स्पीकर लगा हुआ है जिसके थ्रू साउंड जो होगा वो जनरेट होगा, और वो हाइड्रोजन गैस के अंदर से पास करेगा। नाउ यू नो दैट दिस स्पीकर हैज अ डायफ्राम। जब यहाँ पे म्यूजिक बजता है ना, तो 2 and 4 वाइब्रेशन होता है ना। कभी डीजे बॉक्स के बगल में आप खड़े हो जाओ तो आपको बहुत जोर से हवा लगेगा जब साउंड उससे निकल रहा होता है। तो डू यू हैव एक्सपीरियंस लाइक दैट? या घर में भी कोई अगर साउंड बॉक्स होगा तो आप देखोगे जब बहुत हाई वॉल्यूम पर रखोगे तो वहां पे एयर का मूवमेंट काफी आप ऑब्जर्व कर सकते हैं। सिंपली बाय प्लेसिंग योर हैंड यू कैन ऑब्जर्व दिस। तो डायफ्राम जो है वो 2 and 4 मोशन कर रहा है, और इसलिए ये जो एयर मॉलिक्यूल है, एयर मतलब हाइड्रोजन मॉलिक्यूल, गैस मॉलिक्यूल, वो भी 2 and 4 मोशन करेगा डायफ्राम के वजह से। ठीक है, अब जो हाइड्रोजन मॉलिक्यूल है वो अपने आगे वाले को जाके हिट करेगा, ये अपने आगे वाले को जाके हिट करेगा, वो अपने आगे वाले को जाके हिट करेगा, और यहाँ पे कोलिजन हो रहा है तो हम इलास्टिक कोलिजन मान ले, इससे मानेंगे। ठीक है, तो आप मानते हो कि उसमें पूरा पूरा एनर्जी आगे ट्रांसमिट हो जाएगा, आइडेंटिकल मास वेलोसिटी एक्सचेंज का केस होगा। Yes, sir. ओके, सेकेंड केस लो कि अगर ये इलास्टिक कोलिजन नहीं है तो क्या मूवमेंट स्लो हो जाएगा, जो एनर्जी पास ऑन हो रहा है उसका धीरे धीरे खत्म होते चला जाएगा, और पार्टिकल में मोशन भी कम होता चला जाएगा। एनर्जी कम तो वेलोसिटी कम, वेलोसिटी कम तो जिस स्पीड से एनर्जी को आगे पास ऑन किया जा रहा था वो भी कम होता चला जा रहा है।
ठीक है. सो इलास्टिक नेचर ऑफ द मीडियम इज रिक्वायर्ड फॉर द वेलोसिटी ऑफ द वेव. ठीक है, जितना ज़्यादा इलास्टिक उतना ही ज़्यादा स्पीड होगा. दिस इज वन थिंग. अभी ये हाइड्रोजन गैस की जगह पे ऑक्सीजन ले लेते हैं. ऑक्सीजन से सेम साउंड को अगर पास कराएं तो मास वाइज ऑक्सीजन हेवी है, तो मोबिलिटी किसका ज़्यादा है, हाइड्रोजन का या ऑक्सीजन का? हाइड्रोजन. हाइड्रोजन का. सो जिसमें इनर्शिया कम रहेगा उसमें मोबिलिटी ज़्यादा हो जाएगा. मास कम तो मोबिलिटी ज़्यादा, और मोबिलिटी ज़्यादा तो वेव स्पीड जो इफेक्ट आगे पास ऑन हो रहा है वो भी ज़्यादा हो जाएगा. सो दो फैक्टर पे मीडियम के ये वेव वेलोसिटी डिपेंड करता है. क्या है वो? इट डिपेंड्स ऑन इलास्टिक प्रॉपर्टी ऑफ मीडियम एंड दूसरा इनर्शियल प्रॉपर्टी ऑफ मीडियम. ठीक है ना, दो फैक्टर पे डिपेंड करता है. और ये इनहेरेंट कैरेक्टरिस्टिक्स है मीडियम का. इसमें बाहर से कोई कुछ नहीं कर सकता है. मीन्स स्पीकर क्या है, ये एक एक्सटर्नल सोर्स है जो मीडियम पार्टिकल को डिस्टर्बेंस दे रहा है. ठीक है, बट इलास्टिक प्रॉपर्टी से स्पीकर का क्या लेना देना है? हाइड्रोजन और ऑक्सीजन अपने अपनी जगह पे है. सेम स्पीकर दोनों पे हम लगा रहे हैं साउंड जनरेट करने के लिए. सो इलास्टिक प्रॉपर्टी हैज नथिंग टू डू विद द सोर्स. Similarly, inertial property has nothing to deal with the source. So source will deal with only frequency. आपको पता होना चाहिए कि फ्रीक्वेंसी जो होता है मीडियम में वेव का वो केवल सोर्स पे डिपेंड करता है. फ्रीक्वेंसी डिपेंड्स ऑन सोर्स ओनली. ठीक है, तो आप बोलेंगे कि सर हमने तो ये भी फॉर्मूला पढ़ा है, वेलोसिटी इक्वल्स टू लैम्डा अपॉन टी या लैम्डा इंटू एफ, जो कि ओमेगा अपॉन के भी है. ठीक है, तो ये फॉर्मूला है अपनी जगह पे, लेकिन ये फॉर्मूला वैसे ही है जैसे वोल्टेज इक्वल्स टू करंट इंटू रेजिस्टेंस होता है. तो रेजिस्टेंस इक्वल्स टू वोल्टेज अपॉन करंट होता है. अब मैं आपसे पूछूं कि वोल्टेज बढ़ाने पे रेजिस्टेंस क्या होगा, बताइए, बढ़ेगा या घटेगा? वोल्टेज बढ़ाने पे रेजिस्टेंस क्या होगा, बढ़ेगा या घटेगा? बढ़ेगा. सो यू आर 100% रॉन्ग. अब बताओ मुझे, ये रहा रेजिस्टेंस तुम्हारा, ये है बैटरी सेल. तो V1 लगाया तो यहां पे करंट I1 मिला, ये है रेजिस्टेंस R. अगर मैं ये वोल्टेज को बैटरी को चेंज कर दूं, यहाँ पे V2 कर दूं, तो करंट I2 हो जाएगा. R भी चेंज कर जाएगा क्या, बताओ तो जरा मुझे. यस, बताओ बताओ. समझा मैंने क्या बोला? एक रेजिस्टेंस है, मीन्स एक बल्ब है. रेजिस्टेंस का मतलब ये बल्ब है तुम्हारा. ठीक है, तो V1 वोल्टेज लगाया तो I1 करंट पास कर रहा था और एक पर्टिकुलर ग्लो मिल रहा था. यहाँ पे मैंने बैटरी चेंज कर दिया तो करंट भी चेंज हो गया. क्या रेजिस्टेंस भी चेंज हो गया? मतलब बल्ब को ही चेंज कर दिया क्या मैंने? नो सर. तो V बढ़ाने पे रेजिस्टेंस क्या हुआ, बढ़ गया क्या? समझ में आया क्या कहना चाह रहा हूं? सो डोंट गो ऑन दिस टाइप ऑफ इक्वेशन ओनली. यू हैव टू अंडरस्टैंड दैट रेजिस्टेंस इज द इंटरनल प्रॉपर्टी, इंट्रिंसिक प्रॉपर्टी ऑफ द रेजिस्टेंस. तो बैटरी के लगाने से रेजिस्टेंस में कोई चेंज नहीं आने वाला है. एग्जैक्टली वही चीज यहां पे है. जो वेलोसिटी है ना, वो मीडियम के प्रॉपर्टी पे डिपेंड करेगा, एक्सटर्नल सोर्स के फ्रीक्वेंसी पे नहीं डिपेंड करता है. हाँ, जो वेवलेंथ डिसाइड होना है ना, वो फ्रीक्वेंसी के हिसाब से डिसाइड होगा. तो जैसे V के साथ करंट एडजस्ट कर रहा है, उसी तरह से फ्रीक्वेंसी के साथ वेवलेंथ एडजस्ट करेगा. V will remain constant. Are you getting this point? Velocity of the wave is the internal property, intrinsic property of the medium. It will not depends on the frequency of the source. फ्रीक्वेंसी बढ़ेगा तो अकॉर्डिंगली वेवलेंथ छोटा हो जाएगा. फ्रीक्वेंसी कम करेंगे तो वेवलेंथ ज्यादा हो जाएगा. ठीक है, आई कैन शो इट हियर ऑल्सो. अच्छा, ये चल ही रहा है.
क्या बोला था मैंने? वेवलेंथ के बारे में बोला ना? ओके, अगर मैं इसका टेंशन फिक्स कर दूं तो इसका वेव वेलोसिटी फिक्स हो जाएगा, ठीक है। अगर फ्रीक्वेंसी को चेंज किया मैंने तो फ्रीक्वेंसी के चेंज करने से वेव वेलोसिटी चेंज होगा। तो ऑक्सीलेशन में फ्रीक्वेंसी है क्या? या यहाँ पे फ्रीक्वेंसी है। देखो अभी कुछ वेवलेंथ दिख रहा है तुम्हें 1.5 हर्ट्ज के फ्रीक्वेंसी पे। अगर मैं फ्रीक्वेंसी बढ़ाऊंगा तो वेवलेंथ छोटा होगा और फ्रीक्वेंसी घटाऊंगा तो वेवलेंथ बड़ा हो जाएगा। सो अभी मैं फ्रीक्वेंसी को कम कर रहा हूं। देखो अब मुझे बताओ वेवलेंथ बढ़ा क्या? एक ही फिगर में दोनों चीज दिख रहा है तुम्हें, एक ही फिगर में दोनों चीज दिख रहा है। रीसेट करते हैं इसे। ये कम फ्रीक्वेंसी पे चल रहा था तब, और अब मैंने फ्रीक्वेंसी को बढ़ा दिया है। सो नाउ यू कैन सी, पहले वेवलेंथ ज्यादा आ रहा था, ठीक है, और अभी वेवलेंथ शॉर्ट हो गया। तो फ्रीक्वेंसी के बढ़ते ही वेवलेंथ कम हो रहा है और फ्रीक्वेंसी के घटते ही वेवलेंथ बढ़ जा रहा है। इसमें कांस्टेंट क्या है? तो वेव का वेलोसिटी, चाहे छोटा वाला वेव देखो या बड़ा वाला वेव देखो, दोनों सेम वेलोसिटी से चल रहा है, ठीक है। सो दिस इज व्हाट आई एम सेइंग हियर। नाउ आई विल डायरेक्टली कम टू द फॉर्मूला। तो व्हाट इज द फॉर्मूला ऑफ वेलोसिटी ऑन स्ट्रिंग? ऑन स्ट्रिंग, तो स्ट्रिंग आप गिटार वायर ले सकते हैं। गिटार का जो वायर होता है, आपने देखा है गिटार के वायर के ऊपर वो कीज लगा रहता है जिसको आप टाइट और लूज करते हैं, जिससे वायर को टाइट और लूज कर सकते हैं। सारे म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट में होता है इस तरह का अरेंजमेंट, ठीक है। सो तो टेंशन हम मेंटेन करेंगे, वायर भी हम ही देंगे, ठीक है। उस पे प्लग आप करेंगे। प्लगिंग का मतलब डिस्टर्बेंस छोड़ना। तो डिस्टर्बेंस जो आप छोड़ेंगे वो इस पे कुछ पर्टिकुलर स्पीड से मूव करेगा, ठीक है ना। इसका अपना टी है, इसका अपना म्यू है। म्यू का मतलब यहाँ पे है मास पर यूनिट लेंथ, लिखता हूँ अभी वो। तो किस वेलोसिटी से ये वेव जनरेट हो रहा है चलेगा इसके ऊपर। तो आंसर है टी अपॉन म्यू। टी इज द टेंशन जो कि इलास्टिक प्रॉपर्टी को डिफाइन करेगा। लार्जर द टेंशन, लार्जर इज द इलास्टिक प्रॉपर्टी इन द वायर। एंड म्यू इज मास पर यूनिट लेंथ, जिसे आप लैम्डा से भी कई बार डिनोट करते हो, ठीक है। सो ये है वो फॉर्मूला। टेंशन और म्यू के टर्म में एकदम सिंपल सा फॉर्मूला है, ठीक है। कैसे आता है ये फॉर्मूला? इसका डेरिवेशन क्या है? सो सर्कुलर मोशन में मैंने एक पर्टिकुलर डेरिवेशन सिखाया तुम लोगों को, वो चीज़ यहाँ पे रिपीट होने वाला है। सबसे पहले ध्यान दो, दिस इज अ स्टेशनरी वायर जिसका अपना टेंशन और म्यू है। तो ये जो पॉइंट एक ए मैंने लिखा, ये पॉइंट रेस्ट में है आपके हिसाब से या मोशन में है? तो ये अभी रेस्ट में है, ठीक है। अब एक ऑब्जर्वर मैं यहाँ पे लेता हूँ जो कि v स्पीड से इधर चल रहा है। तो बताओ ए पॉइंट इसके हिसाब से रेस्ट में है या मूव कर रहा है? कमन क्विकली, मूव पर मूव कर रहा है लेफ्ट डायरेक्शन में, राइट। इस ऑब्जर्वर के हिसाब से ए पॉइंट मूव कर रहा है लेफ्ट डायरेक्शन में, मतलब पूरा का पूरा वायर ही लेफ्ट डायरेक्शन में v स्पीड से मूव कर रहा है अकॉर्डिंग टू दिस ऑब्जर्वर, ठीक है ना। वापस एक पल्स इस पे दिया था मैंने और वो पल्स v स्पीड से चल रहा है, ठीक है। तो मुझे इसी रिलेशन निकालना है, वेलोसिटी, टेंशन एंड म्यू का। तो इसे सॉल्व करने के लिए क्या करने वाले हैं कि हम एक पर्सन ले लेंगे, ऑब्जर्वर ले लेंगे जो कि v स्पीड से चल रहा है। तो ये जो पल्स है वो इस ऑब्जर्वर के रेस्पेक्ट में रेस्ट में है क्या? यस सर। यस इट इज। तो इस सिचुएशन को आप ट्रांसफॉर्म कर रहे हैं और वायर चल रहा है इस ऑब्जर्वर के हिसाब से, ठीक है। सो विथ रिस्पेक्ट टू
ऑब्जर्वर मूविंग विथ स्पीड v, ये वायर जो है ना वो तुम्हें ऐसा दिखेगा, जिसमें ये वाला जो पल्स है वो रेस्ट में दिख रहा है, मतलब अपनी जगह पे फिक्स, और ये वायर लेफ्ट साइड में चलता हुआ दिख रहा है v स्पीड से। बताओ मुझे ये बात समझ में आया? ये जो पल्स है ये यहीं पे दिखेगा, उसके हिसाब से रेस्ट में दिख रहा है, ठीक है, और वायर एज अ होल जो है वो लेफ्ट साइड में चलता हुआ दिख रहा है। इज इट क्लियर? अब क्या इसको आप ऐसे भी सोच सकते हैं क्या कि ये एक फ्लोर है, एक इस तरह का फ्लोर है जहां पे यहां पे थोड़ा सा ऊंचाई दे दिया है मैंने, और इस फ्लोर पे अगर एक वायर को रख दो तो वो इस फ्लोर के शेप पे ही रहेगा वायर, और जब आप वायर को खींचना शुरू करोगे लेफ्ट हैंड साइड पे तो वायर का हर पॉइंट जो है वो वी से मूव करना शुरू करेगा। इसमें एक सेक्शन मुझे दिख रहा है ये टॉप पे, ये वाला सेक्शन दिख रहा है वायर का जो मुझे सर्किल में चलता हुआ दिख रहा है। डू यू एग्री विद दिस? एंड सर्किल विद द स्पीड v। कोई रिस्पॉन्स नहीं आ रहा है। इज इट क्लियर? Yes, sir. ये एक ट्रांसफॉर्मेशन, आप रिलेटिव मोशन पहले से पढ़ चुके हो तो आप ये सब चीज जानते हो कि जो बॉडी चल रहा होता है उसे रेस्ट में लाने के लिए या ऑब्जर्वर के हिसाब से अगर हमको देखना है तो हम पूरा पूरा सिस्टम को ट्रांसफॉर्म करके फिर आगे सोचते हैं। तो वही मैंने यहाँ पे कर दिया है। अब हम केवल इस वाले पार्ट के ऊपर आ रहे हैं। तो क्योंकि एक छोटा सा आर्क दिख रहा है तो आपको रेडियस ऑफ कर्वेचर के बारे में आइडिया है सर्कुलर मोशन से। तो हम क्या करेंगे कि वो जो छोटा सा पार्ट दिख रहा है वायर का, ये वाला पार्ट, इसे लेकर के एक सर्किल बना देंगे। ये डेरिवेशन मैंने पहले सिखा रखा है तुम लोगों को, और मैं फॉर्मूला भी बता दूं कि जो फॉर्मूला होता है टेंशन का, इसमें वो होता है कि आप जो फोर्स इन्वॉल्व है वो लिख लो और सीधा सीधा उसे 2 पाई से डिवाइड कर दो, ठीक है। यहां पे सर्कुलर मोशन है तो फोर्स का फॉर्मूला क्या होगा जो इन्वॉल्व होता है? mv²/r, ठीक है। इसे 2 पाई से डिवाइड कर दो। ये शॉर्ट मेथड बता रहा हूं जो अभी रिजल्ट हम निकालेंगे उसके लिए, ठीक है। और पूरे रिंग का मास को म्यू के टर्म में अगर लिखना हो तो क्या म्यू इंटू 2πr लिखोगे? बताओ। मास पर यूनिट लेंथ इंटू लेंथ ऑफ द रिंग, और ये हो जाएगा म्यू इंटू 2πr इंटू v² अपॉन 2πr। ये 2πr कैंसिल आउट हो जा रहा है, t इक्वल्स टू म्यू इंटू v² आएगा, और यही हम निकालने जा रहे हैं अभी, ठीक है। v इक्वल्स टू रूट अंडर t अपॉन म्यू, रीअरेंज करेंगे तो आ जाएगा। तो ये डायरेक्ट लिखने का तरीका है, और ये अगर आप यूज करते हो तो आप अपना बहुत टाइम बचाओगे, और एक जगह नहीं कई जगह पे ये फॉर्मूला आपको मिलेगा करने को। नाउ कमिंग बैक टू दिस कि कैसे आया ये, तो हम एक आर्क ले लेते हैं जिसका रेडियस r, इसे सेंटर से ऐसे कनेक्ट करते हैं। यहां पे टेंशन इधर है t और यहां पे टेंशन है इधर t। कॉल दिस लेंथ एज डेल्टा l। तो यहां पे जो एंगल दिख रहा है वो डेल्टा थीटा दिख रहा है। हमें इसे 20 से ऐसे डिवाइड कर लेना है, तो एक साइड का एंगल हो जाएगा डेल्टा थीटा अपॉन 2। उसके बाद t का 2 कॉम्पोनेंट आपको लेने का है ऐसा। ये वाला एंगल डेल्टा थीटा बाई 2 होगा क्योंकि ये 90 डिग्री पे आ जाता है, रेडियल लाइन एंड टेंजेंशियल लाइन, ठीक है। सो फिर ये आ जाता है कॉस डेल्टा थीटा अपॉन 2, और नीचे का कॉम्पोनेंट डेल्टा साइन t इंटू साइन डेल्टा थीटा अपॉन 2। सेम इज ट्रू ऑन द अदर एंड ऑफ द पीस ऑफ द वायर इज ऑल्सो t cos डेल्टा थीटा अपॉन 2, जो कि कैंसिल आउट हो रहा है इधर वाले के साथ, और नीचे आ जा रहा है t साइन डेल्टा थीटा अपॉन 2। क्योंकि ये लेंथ बहुत छोटा है तो ये दोनों फोर्स जो है वो ऑलमोस्ट सेंटर पे है, और हम इसे अप्रॉक्सीमेटली t इंटू डेल्टा थीटा बाई 2 भी लिखेंगे, थीटा के छोटा होने की वजह से
ऐसा. सो व्हाट इज टोटल सेंट्रीपिटल फोर्स? सेंटर के पास टोटल फोर्स कितना लग रहा है, तो दोनों को ऐड कर दो तो T इंटू डेल्टा थीटा आएगा. नाउ सेंट्रीपिटल फोर्स इक्वल्स टू mv स्क्वायर बाय r. तो जो मास मूव कर रहा है v वेलोसिटी से टेंजेंशियल डायरेक्शन में, वो है ये. m को डेल्टा m को आप म्यू इंटू डेल्टा l लिखने वाले हो और म्यू इंटू r इंटू डेल्टा थीटा लिखने वाले हो. सो म्यू r डेल्टा थीटा इंटू v स्क्वायर अपॉन r. आर आर कैंसिल हो रहा है, थीटा थीटा कैंसिल हो रहा है. T इक्वल्स टू म्यू वी स्क्वायर आ गया. ठीक है, और यहां से v इक्वल्स टू रूट अंडर T अपॉन म्यू आ गया. सो आ गया डेरिवेशन समझ में. दिस इज द डेरिवेशन. एक ट्रांसफॉर्मेशन करके इसको हम करते हैं इस तरह से. जस्ट गो थ्रू दिस. ठीक है, so when I come across the sound wave, तो speed of sound on the same line, speed of, पहले स्ट्रिंग वेव ही लिख लेते हैं. स्पीड ऑफ स्ट्रिंग वेव तुमने निकाला है T इक्वल्स टू V इक्वल्स टू रूट अंडर T अपॉन म्यू. ऊपर इलास्टिक प्रॉपर्टी, नीचे इसको जनरलाइज करके ऐसे लिख सकते हैं, इलास्टिक प्रॉपर्टी ऑफ द मीडियम डिवाइडेड बाय इनर्शियल प्रॉपर्टी ऑफ मीडियम, है ना. तो इन जनरल स्पीड ऑफ साउंड वेव इन सॉलिड, ये हो जाएगा. सॉलिड के लिए इलास्टिक प्रॉपर्टी का कौन सा पैरामीटर है, बता सकते हो? इलास्टिक प्रॉपर्टी ऑफ मैटर में डिस्कस किया है हम लोगों ने. इट इज यंग्स मॉडुलस अपॉन डेंसिटी. You remember Young's modulus is the parameter of elasticity of a solid. Young's modulus, bulk modulus, modulus of rigidity, है ना. Yes. नीचे जो है वो डेंसिटी है. रो का मतलब होता है मास अपॉन वॉल्यूम. सो ऑब्वियसली यू अंडरस्टैंड कि सॉलिड की बात कर रहे हैं तो वहां लेंथ तो है नहीं कि मास पर यूनिट लेंथ बात करेंगे. सॉलिड के लिए मास पर यूनिट वॉल्यूम ही बात करेंगे, और ये इनर्शियल प्रॉपर्टी को इंडिकेट कर रहा है. सो ये हो गया फॉर्मूला स्पीड ऑफ साउंड इन सॉलिड. स्पीड ऑफ साउंड वेव इन लिक्विड. सो विच प्रॉपर्टी इज यूज्ड फॉर which parameter is used for elasticity in liquid? It is bulk modulus. Bulk modulus, and rho is the density again. ठीक है. Now coming to the speed of sound in gas. तो गैस में इलास्टिक प्रॉपर्टी किससे इंडिकेट किया जाता है? तो अगेन बल्क मॉडुलस से ही इंडिकेट किया जाता है. ठीक है. तो ये सब फॉर्मूला है, आप देख लो. दे ऑल आर एट द सेम लाइन. ठीक है. अभी साउंड अलग से डिस्कस करना होता है तो वहां पे हम लोग फिर से इस फॉर्मूले को देखेंगे. फिलहाल स्ट्रिंग के ऊपर बात कर लें. तो स्ट्रिंग का स्पीड टेंशन के टर्म में पता लग चुका है. सो गिव मी आंसर टू दिस क्वेश्चन. दिस इज अ स्ट्रिंग. जब तक बहुत ज्यादा मास डेंसिटी नहीं रहेगा आप मासलेस ही ट्रीट करेंगे इसे. सो दिस इज अ 10 किलोग्राम ऑफ ब्लॉक कनेक्टेड ओवर हियर. सो ऊपर वाला स्ट्रिंग में ना टेंशन आ जाएगा, थ्रू आउट टेंशन आएगा. ठीक है.
ऊपर वाले का मास डेंसिटी दे रखा है 0.04 किलोग्राम पर मीटर। कितना हो गया ये? 40 ग्राम पर सेंटीमीटर हो गया, सॉरी पर मीटर हो गया ना, 40 ग्राम पर सेंटीमीटर पर मीटर हो गया। सो इट्स अ निग्लिजिबल मास, ऐसा हम लेकर के चलेंगे। माय क्वेश्चन इज कि इफ अ किंक इज गिवन ऑन दिस, व्हाट इज द स्पीड ऑफ दिस किंक? किंक का मतलब पल्स ही होता है, ठीक है, फ्लिक करना, छोटा सा डिस्टर्बेंस देना। सो व्हाट इज द स्पीड ऑफ दिस किंक? दिस इज द क्वेश्चन। तो एज पर गिवन डेटा, क्या कहीं से सेंस बनता है कि लैम्डा और टाइम पीरियड लगा करके हमें वेलोसिटी निकालना है, या ओमेगा अपॉन के से लगाना है? बनता है कहीं से ये सेंस कि ये फॉर्मूला लगा देंगे हम? No. ठीक है, मास डेंसिटी दे रखा है, वेट दे रखा है, इसका मतलब टेंशन वाला फॉर्मूला लगेगा। सो अगर यहाँ टी है, यहाँ टी है, तो ऊपर में 2t आ जाएगा टेंशन। एंड हाउ मच इज टी? टी इज 100 न्यूटन। सो 2t इज हाउ मच? 200 न्यूटन। एंड देयरफॉर वेलोसिटी इक्वल्स टू 2t अपॉन म्यू, दैट इज 200 अपॉन 0.04 मीटर पर सेकेंड। सॉल्व नहीं कर रहा हूं, ठीक है। सिंपल वर्जन इसका ऐसा कोई कुछ दिया जा सकता है। सो व्हाट इज द, यहां पे मास दे दें, देन व्हाट इज द वेलोसिटी ऑफ अ पल्स ऑन दिस स्ट्रिंग? ठीक है, म्यू इसका दे रखा होगा, सो यू कैन एस्टिमेट इट। थोड़ा यूनिक है, और वो है वेव स्पीड ऑन हैंगिंग हेवी वायर। मतलब यहां पे निग्लिजिबल नहीं मानना है म्यू के वजह से, ठीक है। सो सबसे पहले हैंगिंग वायर बनाते हैं। दिस इज अ वायर जिसका अच्छा खासा मास डेंसिटी है। जैसे मैंने ऊपर लिया 0.04 किलोग्राम, सोच करके देखो, अगर 0.4 किलोग्राम पर मीटर होता तो इट इज 400 ग्राम पर मीटर। अच्छा खासा अमाउंट आ गया ना, एक मीटर का इतना मास। तो टेंशन जो होगा वो कंसिडरेबली चेंज कर रहा होगा हाइट वाइज, ठीक है। तो पहले तो ए पॉइंट, बी पॉइंट एंड सी पॉइंट, सबसे ज्यादा टेंशन कहां पे है ये बता दो फटाफट। C. सो कॉलिंग दिस लेंथ एज एल, नीचे x इक्वल्स टू 0 लेंगे, ऊपर x इक्वल्स टू एल लेंगे, और b को मिड पॉइंट ना लेकर के कहीं जनरल पॉइंट ले लो। तो ये जो b है ना, वो x लेंथ पे है, ठीक है। तो जब मैंने इसमें एक डिस्टर्बेंस दिया, किंक दिया, तो वो जब b पे पहुंचेगा तो b पे वेलोसिटी कितना है वेव का ये बताना है, डिस्टर्बेंस का वेलोसिटी क्या है ये बताना है। तो मुझे क्या चाहिए होगा, b पॉइंट पे टेंशन क्या है ये पता करना पड़ेगा, ठीक है। इसका मास डेंसिटी म्यू लेने का है। सो कैन यू डू इट नाउ? वेलोसिटी एट b, स्पीड एट b इक्वल्स टू टेंशन एट b डिवाइडेड बाय म्यू। नाउ b पे टेंशन निकालने के लिए उसके नीचे मास कितना उसे देखना होगा तुम्हें। सो हाउ मच इज दिस मास? इज इट म्यू इंटू एक्स? बताइए, मास पर यूनिट लेंथ इंटू एक्स, यही होगा ना। Yes, sir. सो टेंशन हो जाएगा mg, और यहां सब्स्टिट्यूट करो। सो म्यू एक्स इंटू जी अपॉन म्यू रूट का वर्ग, एंड देयरफॉर द वेलोसिटी इज कमिंग एज g इंटू एक्स। So velocity is not constant on this, it is the function of x. जैसे जैसे x बढ़ता जा रहा है वैसे वैसे velocity भी बढ़ता जा रहा है। ऑब्वियसली होना भी चाहिए, जैसे जैसे टेंशन बढ़ेगा वैसे वैसे velocity वेव का बढ़ता चला जाएगा। एंड दिस इज व्हाट हैपनिंग हियर। नेक्स्ट क्वेश्चन इन दिस इज
how much time that the pulse will take to reach from x equals to 0 to x equals to L. Find time to reach from x equals to 0 to x equals to L. कितना टाइम लगेगा? तो डिस्टेंस दे रखा है, वेरिएबल वेलोसिटी है. हाउ टू प्रोसीड फ्रॉम हियर? v को क्या लिखने वाले हो आप? है ना? फर्दर लाइन x to the power -1/2 dx इक्वल्स टू रूट अंडर g इंटू डी टी. क्रॉस मल्टीप्लीकेशन किया है. उसके बाद इंटीग्रेशन लगाना है, तो टाइम लगेगा 0 से t और x वैरी करेगा 0 से लेके l तक. इसका सॉल्विंग आता है 2 रूट अंडर l. आप खुद से करके देख लेंगे. इंटू g इंटू टी आ जाएगा. And therefore the time taken to reach it from top to bottom is this one. This is your answer. ठीक है. So this is for the rope which has heavy mass. तो जैसे से ऊपर जाएगा वेव का स्पीड बढ़ता चला जाएगा. And so we have done for the day. ठीक है. टुमारो आई विल टॉक अबाउट एनर्जी एसोसिएटेड विद द वेव. जो वेव वेलोसिटी का पार्ट था वो कंप्लीट हो गया टेंशन के साथ. बाकी वेव वेलोसिटी इक्वेशन से कैसे निकालते हैं वो सब आपने सीख रखा है. ठीक है. और टेस्ट का जो सिलेबस है, मतलब जो क्वेश्चन है, वो आज के लेक्चर तक में से आएगा. ठीक है गाइस. एनर्जी जो कल डिस्कस करूंगा वो अभी टेस्ट में नहीं आएगा. ठीक है. चलो देन आई एम क्लोजिंग दिस सेशन एंड आई एम एक्सपेक्टिंग यू आर अपडेटिंग योर नोट्स प्रॉपरली. ठीक है. सो डू इट. सर्कुलर मोशन का भी रिवीजन कर लीजिए आप लोग. हाँ चलिए. Yes, sir. बाय बाय एवरीवन.